नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। कुछ समय पहले हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा था और भील जनजातियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के बारे में, जिनमें गोंड, कोरकू, भारिया, सहरिया, अगरिया ये सभी जनजातियां आती हैं। आज हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया था संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। आर्टिकल 342(1) में जनजातीय समुदाय को शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 366 के खंड 25 में इसका उल्लेख है और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का भी प्रावधान। परिभाषा हमने देखी थी, किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाला ऐसा समूह जिनकी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना होती है तथा यह समाज की मुख्य धारा से दूर हाशिए पर स्थित होते हैं, ऐसे समूह को हम अनुसूचित जनजातीय कहते हैं। किसी भी समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था, मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है वो 1.53 करोड़ है, जो राज्य की जनसंख्या का 21.09% है और भारत की संख्या का 14.70% है ना। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है, प्रतिशत की दृष्टि से 13वें स्थान पर है और मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या धार जिले में और प्रतिशत के अनुसार अलीराजपुर में है। न्यूनतम जनसंख्या और प्रतिशत भिंड जिले में है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां 3 थी, सहरिया, भारिया और जनजाति का हमने पढ़ लिया था। सभी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ निवासरत हैं, ठीक। संरचना हमने देखी थी, प्रतिसत्तात्मक समाज है, मुखिया को गमैती कहते हैं, भाषा भीली है और पोतिया इनके सिर पर बांधा जाने वाला सफेद साफा होता है। फालू, ये जो कमर में बांधते हैं उस अंगूछे को फालू कहते हैं। टेपाड़ा हमने देखा धोती को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ चीजें देख ली थी भील जनजाति के बारे में। नृत्य, विवाह, धार्मिक स्थिति, कुल देवता, कृषि, ये सब हमने देख लिया था। जनजातियों की समस्याएं हमने देखी थी। देखिए, अगर आपसे किसी भी जनजाति की समस्या पूछे, चाहे भील की पूछे, गोंड की पूछे, सहरिया की पूछे, भारिया की, ठीक है, अगरिया की, जितनी भी जनजातियां हैं, कोरकू है, कोल है, पनिका है, इन सभी जनजातियों की समस्याएं लगभग समान हैं। सभी के अंदर अशिक्षा व्याप्त है, झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास है इनके अंदर, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, कुपोषण की समस्या है, गरीबी का चक्र है। तो ये सभी समस्याएं इन सभी के मध्य हैं। सभी जनजातियों में समस्याएं आपको समान मिलेंगी और ये मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, आधुनिकता से पिछड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे अपनी पहली वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है और ये जो कोंड शब्द है वह एक तेलुगु भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पहाड़। अर्थात ये जो जनजाति है वो पहाड़ों पर रहती थी, इसलिए इनका नाम गोंड जनजाति पड़ा। दूसरी बात, यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है? पहली है भील। उसके अलावा यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। गोंड जनजाति जो है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की है। साथ ही हम कह सकते हैं यह द्रविडियन मूल के हैं और कोयातुर समूह से बिलोंग करते हैं। कोयातुर समूह, ठीक है। तो ये कोयातुर समूह से बिलोंग करते हैं, द्रविडियन मूल के हैं और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज अगर आपके पास पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं गोंड जनजाति के बारे में। इसकी कुछ उपजातियां हैं जिन्हें हम कहते हैं अगरिया, परिधान,
अगरिया, प्रधान और एक और है ओझा। आप जानते होंगे अगरिया जो है वह लोहे का कार्य करती है, लोहे का कार्य करने वाली जनजाति है। प्रधान जो जनजाति है यह पूजा पाठ करने वाली जनजाति है, यह पूजा पाठ करती है। और ओझा जनजाति जो है वह तांत्रिक का कार्य करती है, तांत्रिक क्रिया करने वाले पंडित को हम क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। कुछ नृत्य हैं इनके महत्वपूर्ण, जिनमें है सैला, कर्मा, सैला, कर्मा, ठीक है। विरहा, विरहा गायन है तो गायन है विरहा, सजनी, खाउल पाता, ठीक है। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं विस्तार से क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला, तेलुगु भाषा का शब्द है कोंड, जिसका अर्थ है पहाड़। तो गोंड किससे बना है, कोंड शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, पहाड़। पहाड़ी पर निवास करने वाले के कारण का नाम क्या पड़ा, गोंड। तो पहाड़ी पर निवास करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा है, गोंड पड़ा है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स प्रजाति के हैं, द्रविडियन मूल के हैं और कोयातुर समूह के हैं। यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में निवासरत हैं, मुख्यतः बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला में मुख्य रूप से ये पाई जाती हैं। इनकी उपजातियां हैं अगरिया, प्रधान और ओझा। नृत्य है सैला, कर्मा, सुआ। गायन है बिरहा, सजनी, खाउल पाता। अच्छा, एक चीज और, जो इनमें से कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य को कहा जाता है लोक नृत्यों का राजा। इसे कहा जाता है लोक नृत्यों का राजा। तो पूछा जा सकता है लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है, कर्मा को कहा जाता है। देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं खाउल पाता। जो खाउल पाता गान है वह मृत्यु गान है। खाउल पाता क्या है, एक प्रकार का मृत्यु गान है, ठीक है। इसके बारे में अब इसकी हम सामाजिक विशेषताएं देख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं देखते हैं। धार्मिक विशेषताएं, गोंड समाज पितृसत्तात्मक समाज है। गोंड समाज पितृसत्तात्मक समाज है और इनकी जो भाषा है वह भाषा है गोंडी। ये गोंडी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनके गांव के मुखिया को गोटिया कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा गोटिया, गोटिया इनके गांव के मुखिया को कहते हैं गोटिया। और इनमें जो विवाह की जो प्रथाएं हैं वह है दूध लौटावा विवाह, अपहरण विवाह, लमसेना विवाह। लमसेना विवाह वो होता है जिसमें वधु मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसमें वधु का मूल्य चुकाना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, लमसेना विवाह कहते हैं। देखें, पितृसत्तात्मक समाज है, भाषा गोंडी है, गांव का मुखिया जो है वो गोटिया कहलाता है, विवाह पद्धति है दूध लौटावा, अपहरण, पठौनी और लमसेना। घोटुल प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है पीएससी प्री में भी और मेंस में भी इसका प्रश्न बनता है। घोटुल प्रथा क्या है, ये पूछा जाता है। यह एक प्रकार का युवा गृह है जहाँ पर अविवाहित युवक और युवतियां सहवास करते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ मनोरंजन जैसी क्रियाएं भी होती हैं, तो यहाँ सहवास करते एक साथ रहते हैं अविवाहित युवक और युवतियां। ऐसे युवा गृह को घोटुल कहा जाता है, ठीक है। कई जगह ऐसा भी है कि लड़कियों के लिए गृह अलग बनते हैं, लड़कों के लिए अलग बनते हैं। कई जगह क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही युवा गृह एक ही होता है। तो ऐसी प्रथा को घोटुल प्रथा कहा जाता है। यह प्रचलित है गोंड जनजाति में। नेक्स्ट, इनका धार्मिक जीवन देखें तो यह बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं, बड़ा देव, ठाकुर देव, ये इनके कुछ देवता हैं। कृषि होती है बारी, सरसों, साग, सब्जी, तंबाकू इनकी कृषि की जाती है। कृषि को यहाँ बारी कहा जाता है, ठीक है। कोल जनजाति, अब अगर कोल जनजाति को देखें, मुंडारी या कोल वर्ग की जनजाति है, या कोल वर्ग की जनजाति है, ठीक है। साथ ही है, इसे हम कहते हैं कोलेरियन प्रजाति है। यह कैसी है, कोलेरियन प्रजाति की है। कहीं कहीं आपको ऑस्ट्रिक लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑस्ट्रिक या
कोलेरियन प्रजाति की जनजाति है कोल जनजाति। ये मिलती है आपको रीवा, सतना, सीधी, शहडोल वाले रीजन में। रीवा, सतना, सीधी, शहडोल वाले रीजन में मिलेगी कोल जनजाति। इसकी उपजातियां हैं रोतिया, भरतिया, रोतेले, ठीक है, मवासी, दसौरा। तो ये सारी क्या है इसकी उपजातियां हैं। समाज कैसा है? ये इनका समाज भी पितृसत्तात्मक है। कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक समाज है। साथ ही इनके मुखिया को कहा जाता है सयाना। इनके मुखिया को कहते हैं सयाना और पंचायत को कहते हैं गोहिया। मुखिया को कहते हैं सयाना और पंचायत को कहते हैं गोहिया, ठीक है। और इनका जो गांव का मुखिया होता है, मतलब जो पंचायत का मुखिया है वो सयाना कहलाएगा और जो गांव का मुखिया होगा वो चौधरी कहलाएगा, ठीक है। पंचायत के मुखिया को सयाना और गांव के मुखिया को चौधरी कहा जाता है, ठीक है। जो है मुंडा इनकी भाषा है और ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। नृत्य है इनका कोल इनका नृत्य है। कोल और दहका इनके प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। ये लाख निर्माण का काम करते हैं। अभी तक हमने जो देखी वह सभी कृषि पर आधारित जनजातियां थी। उनकी आर्थिक स्थिति कृषि आधारित थी। कोल जनजाति जो है वह लाख निर्माण का काम करती है और इनकी जो देवता हैं वह है ठाकुर देव, भैरव बाबा और भागवसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ पॉइंट्स जो हैं। मुंडारी कुल या वर्ग से इनकी उत्पत्ति हुई है। ऑस्ट्रिक कोलेरियन प्रजाति की हैं ये। वितरण इनका रीवा, सतना, सीधी, शहडोल में है। उपजातियां रोतिया, रोतेले, भरतिया, मवासी, दसौरा। समाज पितृसत्तात्मक है। पंचायत को गोइया कहते हैं। मुखिया सयाना कहलाता है और गांव का जो मुखिया है वह चौधरी कहलाता है, ठीक है। बोली इनकी मुंडा है। निवास स्थल को कोलिहन टोला कहते हैं। निवास स्थल को क्या कहते हैं? कोलिहन टोला कहते हैं। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी। नृत्य कोल और ढहका ये दो प्रकार के नृत्य हैं। धार्मिक स्थिति ठाकुर देव, बाघोसर और भैरव बाबा इनके प्रमुख देवता हैं। तो ये कुछ जानकारी थी कोल जनजाति के बारे में। बैगा जनजाति। बैगा जनजाति को देखें तो यह मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है। यह मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है और इनके साथ एक चीज और है, इनकी एक मान्यता है कि ये पृथ्वी पर हल नहीं चलाते हैं। ये पृथ्वी पर हल नहीं चलाते हैं, इसीलिए इन्हें कुल्हाड़ी संस्कृति का परिचायक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कुल्हाड़ी संस्कृति का परिचायक कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 3 अति पिछड़ी जनजाति हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। तो जिनमें से एक क्या है? बैगा जनजाति। यह मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है, कुल्हाड़ी संस्कृति की परिचायक है क्योंकि इनके यहाँ हल चलाना वर्जित है, ठीक है। इनकी उपजातियां हैं बिंजबार, नाहर, नरोतिया, भरोतिया, रमैना। ये कुछ इनकी क्या है? उपजातियां हैं। उसके अलावा इनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है। समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, ठीक है। इनके जो गांव है उसे पूर्वा कहते हैं। इनके गांव को क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। और जो ग्राम का जो सुरक्षा अधिकारी है उसे कोटवार कहते हैं। गांव के सुरक्षा अधिकारी को क्या कहा जाता है? कोटवार कहा जाता है। इसके अलावा इनके यहाँ जो विवाह पद्धतियां हैं वो है वधु मूल्य देना, मतलब लमसेना विवाह। मंगनी एक विवाह है इनके अंदर, मंगनी, ठीक है। इसके अलावा समगोत्री विवाह इनके यहाँ वर्जित है। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी कहाँ पाई जाती है? मंडला, बालाघाट, डिंडोरी वाले रीजन में। यही का जो रीजन है जिसे बैगा चक रीजन कहते हैं। बैगा चक इनका प्रमुख स्थान है जहाँ पर यह जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और इनकी जो खेती है उसे पोंडू या बेवार कहते हैं। इनकी खेती को पोंडू या बेवार कहते हैं। तो पोंडू या बेवार खेती एक प्रकार की झूम खेती है। पूछा जाता है प्रश्न, पोंडू या बेवार किससे संबंधित है? तो पोंडू और बेवार बैगा जनजाति की कृषि पद्धति से संबंधित शब्द हैं। तो यह झूम खेती है। पोंडू और बेवार एक प्रकार की झूम खेती है जिसमें
पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है, उनकी राख में ही खेती की जाती है। तो यह झूम खेती का एक प्रकार है। इस कारण से निर्वनीकरण बढ़ गया था और मंडला वाले बालाघाट वाले रीजन में एक वेगाचक वाला स्थान बना दिया गया सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत ही वो खेती कर सकते हैं। इसके बाहर झूम खेती करना निषेध घोषित कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, इनकी उपजातियां हैं नरोतिया, नाहर, भरोतिया, रमेना। समाज है प्रतिसत्तात्मक, निवास गांव को पूर्वा कहते हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। भोजन में मांस, छोटे अनाज, फल, कंदमूल का उपयोग करते हैं। नृत्य रीना, कर्मा, सुआ, ददरिया, सैला, ये सब इनके नृत्य हैं। विवाह है समगोत्री विवाह वर्जित है। वधु मूल्य प्रचलित है, जिसे लमसेना कहते हैं। मंगनी, दुधारिया विवाह भी इनके अंदर प्रचलित है। धार्मिक जीवन की बात करें तो ये साल वृक्ष को आराध्य देव मानते हैं अपना। प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव। कृषि को पौंडू या व्यवहार या दाहिया कहते हैं। एक और अत्यंत पिछड़ी जनजाति है जिसे सहरिया कहते हैं। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जिसका निवास स्थल सैराना कहलाता है। इनका निवास स्थल सैराना कहलाता है। शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना वाले रीजन में सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, तो शाहबाद का जंगल भी इनका एक निवास स्थल कहा जाता है। सहरिया जनजाति जो है, इसकी एक विशेषता है कि यह जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रखती है, परंतु वर्तमान समय में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और यह ऋणग्रस्तता के शिकार है। यह मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सहरिया जनजाति का नृत्य है वह भी रीना है। यह इनका धार्मिक जीवन देखें तो हिंदुओं की तरह सभी देवी देवताओं को ये मानते हैं और सभी रीति रिवाज जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन आदि पर्वों को ये मनाते हैं। ठीक है, कॉलेरियन परिवार की जनजाति है। शासन द्वारा इन्हें अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। यह गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, विदिशा वाले क्षेत्र में मिलेंगे। सहरिया शब्द की उत्पत्ति है सह प्लस हरिया से, जिसका अर्थ है शेर के साथ रहना। इनका निवास स्थान सहराना कहलाता है। फारसी भाषा में इसका अर्थ होता है जंगल। सामाजिक व्यवस्था कैसी है? पितृसत्तात्मक है। विवाह समगोत्री विवाह वर्जित है। बाकी ये जितने भी हिंदुओं में विवाह पद्धति हैं उनको अपनाते हैं। सहरिया जंगली जड़ी बूटियों का विशिष्ट पहचान रखते हैं और इन्हें जड़ी बूटियों का बेहतर ज्ञान होता है, परंतु वर्तमान समय में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण ये ऋणग्रस्तता के शिकार हैं और मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्थानीय क्षेत्रों में इस जनजाति को बहुत ही आलसी जनजाति भी कहा गया है। ठीक है, श्योपुर में एक सहरिया संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य शहरिया जनजाति के बारे में और जानकारी प्राप्त करना, अनुसंधान करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही इस जनजाति को एक पहचान दिलाना, इनको विकास हेतु कार्य करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। श्योपुर में स्थित है सहरिया संग्रहालय। सहरिया विकास प्राधिकरण एवं पुरातत्व एवं संस्कृति संरक्षण समिति के तत्वाधान में इसे निर्मित किया गया है। यह सहरिया संस्कृति का शोध केंद्र भी है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में एक भारिया जनजाति भी है, जिसका मुख्य निवास स्थान पातालकोट को माना जाता है। पातालकोट, छिंदवाड़ा इनका प्रमुख निवास स्थान है। इस जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। इस जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। यह जनजाति छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल वाले रीजन में मिलती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। पातालकोट का शाब्दिक अर्थ है पाताल को घेरने वाला पर्वत, अर्थात पाताल को जो पर्वत घेरे हुए हैं उसे पातालकोट कहते हैं। निवास करते हैं उसके आसपास बहुत सारे
पर्वत होने के कारण यह ढक जाता है और यहाँ पर सूर्य देर से उगता है और जल्दी डूब जाता है। इनका विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और सरगुजा जिले में है। सरगुजा जो है वह छत्तीसगढ़ का जिला है। इन्हें जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। कृषि इनकी आदिम स्थायी कृषि है, मतलब एक ही जगह रहकर एक कृषि करते हैं। प्रमुख फसलें हैं धान, कोदो और कुटकी। कुल कृषि भूमि का 15% खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है। पारधी जनजाति, पारधी जो है वह पारद शब्द से बना है। पारस एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है आखेट करना। ये जो पारधी जनजाति है वह आखेट करने के लिए प्रसिद्ध है। ये आखेटक जनजाति है, इसीलिए इनका नाम पारधी हो गया। सर्वाधिक संकेंद्रण इनका सीहोर और रायसेन जिले में मिलेगा। अगर्य जनजाति, अगर्य जनजाति गोंडों की उपजाति है। ये जनजाति मंडला, शहडोल जिले में पाई जाती है। लौह अयस्क को साफ करने का और धातु निष्कर्षण का कार्य करती है अगर्य जनजाति। इनका जो देवता है उन्हें लोहासुर कहा जाता है। इनके देवता को क्या कहा जाता है? लोहासुर कहा जाता है। और लोहासुर देवता तपती आग की भट्टी में निवास करते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो इन्होंने इनके जो प्रमुख देवता हैं वह है लोहासुर। इनका निवास स्थान है धधकती भट्टी। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित सभी तथ्य पढ़ लिए हैं लगभग, और आशा है कि आपके प्री मेंस और अन्य मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में ये आपको लाभदायक सिद्ध होगी। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।